क्लिनिकल ट्रायल्स, देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस में होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो पहले क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, वो एनिमल्स में होती है, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ओके, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है, तो उसी पे बस क्वेश्चन बन जाता है बेसिक सा, है ना। देखिए इसमें आपकी है जो फेज़ होती है, फेज़ 1 2 3 4, है ना, 4 फेज़ होती है। एक आपकी फेज़ 0 भी होती है। फेज़ 0, देखिए फेज़ 0 आपकी क्या होती है, ये ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी होती है। इसमें बिल्कुल माइक्रो डोज, जो आपकी सब थेरेप्यूटिक डोज होती है ना, मतलब थेरेप्यूटिक डोज पे ही हमारा जो होता है ड्रग एक्शन शो करती है, लेकिन जो सब थेरेप्यूटिक डोज होती है वो इसमें देते हैं, मतलब बहुत ही कम डोज, मतलब जो भी आपको ह्यूमन बींग्स में डोज देनी थी उसका आपने 100th पार्ट दिया, 100th पार्ट, है ना। बहुत ही माइक्रो डोज देते हैं। और क्यों देते हैं, मतलब इसमें ना क्या चेक करना होता है कि भाई जैसे आप कोई ड्रग डेवलप करने जा रहे हो, तो कह रहे हैं कि जिस ऑर्गन पे वो ड्रग काम करने वहाँ पे वो जा भी नहीं जा रही। जैसे लीवर के लिए आपने कोई ड्रग बनाई तो वो लीवर पे जा भी नहीं जा रही। फार्माकोकाइनेटिक जो है ड्रग की, उसके लिए जो फेज़ 0 क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, इसमें माइक्रो डोजिंग स्टडीज़। क्वेश्चन इसके ऊपर यही बना कि फेज़ 0 को और क्या कहेंगे, ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ कहते हैं, है ना। तो इसमें यही देखते हैं कि भाई ड्रग आपने जिस ऑर्गन के लिए बनाई है, जहाँ पर भी अपना एक्शन शो करवाना है, तो वहाँ पर जा भी नहीं पहुँच रही, है ना, उसके लिए तो इसमें रेडियो लिगेंड जो है वो ऐड किए जाते हैं, ताकि जहाँ जहाँ पर ड्रग जा रही है वो हमें पता लग जाता है। तो इसमें सिर्फ जो है यही फार्माकोकाइनेटिक ही टेस्ट किया जाता है। तो ये आपकी है माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ होती है। अगर मान लीजिए हमें लीवर पे ड्रग चाहिए थी, वो लीवर में जा ही नहीं रही, तो आगे ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करने का आगे जो फेज़ 1 2 इनका फ़ायदा है नहीं, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ड्रग तो हम जिस काम के लिए बना रहे हैं वहाँ पर जा ही नहीं रही ना, तो आगे की प्रोसेस का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपकी जो फेज़ 0 माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ की जाती है। ओके, तो आपके जो है फेज़ जो 1 होता है ना, फेज़ 1 से पहले अब देखिए आपने कोई भी ड्रग आप बनाने जा रहे हो, तो पहले तो क्या होता है, जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जैसे इंडिया में हमारा है CDC, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, CDSCO, है ना। तो वहाँ पर जो होता है हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भाई हम जो ये ड्रग है ना, तो इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर ले, उसके लिए पहले परमिशन भी तो लेनी पड़ती है ना। तो IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो है, ये फाइल करना पड़ता है IND फेज़ 1 से पहले। तो आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ही आप लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं। फेज़ 1 2 3 उसके बाद आप कर सकते हैं। पहले आपको IND फाइल करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND, है ना, फेज़ 1 से पहले। अब आपका फेज़ 1 2 3 4 आपकी 4 फेजेज़ आती हैं। फेज़ 1 ट्रायल्स में क्या होता है, देखिए फेज़ 1 ट्रायल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कि हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ 20 to 100, मतलब कि बहुत ही कम लेते हैं, इसमें हेल्दी लेते हैं, है ना। तो आपको कहीं पे ये 20 to 100 मिलेगा, कहीं पे 20 to 50 मिलेगा, या मतलब अप टू 50 मिलेगा, अलग अलग मिलेगा आपको वेरिएबल नंबर, है ना। तो मतलब थोड़े ही जो है हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं फेज़ 1 में। तो इसमें क्या असेस करता है, सेफ्टी एंड मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। तो फेज़ 1 में मैक्सिमम टॉलरेबल डोज मतलब कि कितनी में, जैसे कि भाई एक आपने इंडिविजुअल वॉलंटियर लिया, उसको भाई जैसे 50 mg की डोज दे दी, और सारा कुछ चेक कर लिया कि भाई इसको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आपने डोज बढ़ाई, है ना, उसको दूसरे को आपने 100 mg की दे दी, है ना, फिर तीसरे को उससे ज़्यादा दी। तो ये किसके लिए मैक्सिमम, मतलब कितनी मैक्सिमम डोज टॉलरेट की जा सकती है, उसको हम इसमें जो है असेस करते हैं फेज़ 1 में, है ना, और सेफ्टी को कंफर्म करते हैं फेज़ 1 में। तो ये ओपन ब्लाइंड स्टडी होती है। तो इसमें मतलब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो बस यही बनता है भाई, जैसे IND कब फाइल करेंगे, फेज़ 1 से पहले। फेज़ 1 में भाई जैसे कितने वॉलंटियर्स ले लेंगे, तो मतलब इसे कम ही लेते हैं, है ना। और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज जो है ये कौन सी फेज़ में पता करते हैं, तो फेज़ 1 में पता करते हैं। ओके, फिर फेज़ 2 जो है, फेज़ 2 में लार्ज ग्रुप लेते हैं, 50 से 300, 50 to 300 इंडिविजुअल्स ले लेते हैं इसमें। और ये ना ये जो होते हैं पेशेंट्स, तो पेशेंट्स जो है आपके फेज़ 2 में जो है लिए जाते हैं, ये पेशेंट्स होते हैं, मतलब जैसे किसी भी हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ से हमने जो है 50 से 300 तक जो है पेशेंट्स ले लिए, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। तो अगर एक ही हॉस्पिटल्स में लेते हैं तो यूनिसेंट्रिक होता है। अगर मान लीजिए जैसे आगे फेज़ 3 में आएगा, अलग अलग जगह से, अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग जगह से मतलब लेके आते हैं, तो वो आपका मल्टी सेंट्रिक होता है। तो यूनिसेंट्रिक होता है, जैसे एक ही हॉस्पिटल में गए, वहाँ से पेशेंट्स ले लिए, है ना। तो आपका जो फेज़ 2 ट्रायल्स में जो है 50 से 300 इंडिविजुअल्स होंगे, है ना, किसमें, फेज़ 2 में, है ना। ये नंबर भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकता है, तो आप ये देख लेना। फिर इसमें देखिए एफिकेसी जो फर्स्ट टाइम टेस्ट की जाती है, फेज़ 2 जो आपका ट्रायल है उसमें एफिकेसी जो है ना, ड्रग एफिकेशियस है या नहीं है, तो एफिकेसी को फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं फेज़ 2 में, एफिकेसी। और फेज़ 2 जो थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन फेज़ भी फेज़ 2 को
कहते हैं। और ये डोज रेंजिंग स्टडीज़ भी फेज़ 2 में की जाती है और इसमें सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़ होती है फेज़ 2 में। तो ये सारी बातें फेज़ 2 के बारे में याद रखनी है। डोज रेंजिंग स्टडीज़ कौन सी है? फेज़ 2। थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन फेज़ भी फेज़ 2। एफिकेसी फर्स्ट टाइम चेक करते हैं फेज़ 2 में, है ना, सिंगल ब्लाइंड है फेज़ 2। ओके, फिर आपकी एक आती है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या होता है? ये मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, मतलब कि अलग अलग हॉस्पिटल से जो है इसमें पेशेंट्स लेके आए हैं, कह रहे मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स और लार्ज पेशेंट ग्रुप, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मतलब कि सेवरल था, देखिए 300 से 3000 तक पेशेंट्स है और मोर डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज मेडिकल कंडीशन, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देखिए थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन, देखिए एफिकेसी फर्स्ट टाइम तो हमने फेज़ 2 में चेक करी और एफिकेसी को कन्फर्म करेगा फेज़ 3 में, हमारी एफिकेसी कन्फर्म हो जाएगी। इसको थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन फेज भी कहते हैं। एफिकेसी कन्फर्म हो गए, डबल ब्लाइंड स्टडीज करते हैं इसमें, है ना, मतलब कि डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड का मतलब है, डबल ब्लाइंड में जो आपका सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिगेटर है दोनों को ही मतलब अनअवेयर होते हैं हमारा कि भाई हमें ड्रग दिया जा रहा है, कंट्रोल दिया जा रहा है, उसके बारे में अनअवेयर होते हैं दोनों ही। और अगर एक जो है जैसे पेशेंट जो आपका सब्जेक्ट अनअवेयर होता है वो सिंगल ब्लाइंड होता है, दोनों ही अनअवेयर होते हैं तो वो डबल ब्लाइंड होता है। ओके, तो फेज़ 3 में क्या है? ये एफिकेसी जो है कन्फर्म होती है, इसमें कन्फर्म होता है एफिकेसी फेज़ 3 में। तो थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन फेज़ है, तो ऐसे ही पूछ लेंगे थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन फेज़ कौन सा है, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन फेज़ कौन सा है ना। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एफिकेसी को फर्स्ट टाइम किस में चेक किया और एफिकेसी कन्फर्म कौन सी फेज़ में हुई? ओके, ये हो गया। अब आपकी एफिकेसी कन्फर्म हो गई, भाई आपकी जो ड्रग है एफिकेशियस है, आपको कन्फर्म हो गया ना। तो अब जो है, अब देखो फेज़ 3 हो गया हमारा कि भाई हमने कंफर्म कर लिया एफिकेशियस हमारी ड्रग। आप क्या करेंगे? दोबारा से लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में क्या करेंगे? न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए फाइल करेंगे। फेज़ 3 के बाद एनडीए फाइल किया जाता है। क्वेश्चन बना था एक एग्जाम में कि भाई एनडीए कब फाइल किया जाएगा? तो फेज़ 3 के बाद जो है, फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद एनडीए फाइल करेंगे, न्यू ड्रग अप्रूवल, है ना। तो एनडीए जो है आपका न्यू ड्रग अप्रूवल जो है फेज़ 3 के बाद में। अब एनडीए जो है आपका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद क्या फेज़ 4 परफॉर्म किए जाएंगे, फेज़ 4 ट्रायल्स। तो फेज़ 4 को पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस भी कहते हैं, मतलब कि ड्रग आपकी अप्रूव होगी, मार्केट में आ गई, उसके बाद आपने उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस मतलब मार्केट में आ चुकी है ड्रग, हाँ, तो उसके बाद आपके जो ट्रायल्स हो रहे हैं इस पर फेज़ 4 ट्रायल्स बोलेंगे ना, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, है ना। तो इसमें इसका एम क्या होता है कि भाई ड्रग का कोई भी रेयर साइड इफेक्ट है, मतलब कि बहुत ही मतलब हजारों में से एक साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो तो जब ही दिखेगा जब आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन उस ड्रग को लेगी, है ना, तो वो रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग के लिए आपको फेज़ 4 में ही ये सब देखने को मिलेगा। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस फेज़ 4, और कहते हैं इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच फेज, तो फेज़ 4 में इथिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, है ना। और फेज़ 4 का एम है आपका क्या? टू नो द रेयर साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग या फिर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? थोड़ा सा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, है ना। अब थोड़े से देखिए इसमें मैंने वन लाइनर्स के लिखे हुए, देखिए इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कह रहे इथिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सी फेज में? तो फेज़ 4 में जो आपका है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस होता है उसमें इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस फेज़ 4 होता है। एफिकेसी को फर्स्ट टाइम चेक करा कौन सी फेज में? फेज नंबर 2 में चेक करा था फर्स्ट टाइम, और एफिकेसी कंफर्म हुई थी हमारी फेज़ 3 में, है ना। फेज़ 3 के बाद हमने एनडीए फाइल करा, अप्रूवल मिला, तो फेज़ 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आया। ओके, और माइक्रो डोजिंग स्टडीज हमारी फेज़ 0 थी, है ना, जिसमें हमने क्या करा? सब थेरेप्यूटिक डोज दी थी, उसमें कोई भी एफिकेसी या सेफ्टी को उसमें चेक नहीं करते, सिर्फ भाई ड्रग जो है कहाँ पर जा रहे, फार्माकोकाइनेटिक जो है वो देखते हैं उसमें माइक्रो डोजिंग में, है ना। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमें पता है ह्यूमंस में करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है वो एनिमल्स में होती है ना, ये हमें पता है। फिर एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, करेक्ट, ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। कह रहे हैं ऐसा ट्रायल जिसमें कह रहे हैं पार्टिसिपेंट जो हमारा है, सब्जेक्ट जो है, इज नॉट अवेयर वेदर वो बिलोंग करता है स्टडी ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप। सिर्फ जो आपका पार्टिसिपेंट मतलब सब्जेक्ट ही अनअवेयर है, इन्वेस्टिगेटर अनअवेयर का नहीं लिखा हुआ, ओनली सब्जेक्ट अनअवेयर है, तो ये सिंगल ब्लाइंड हो गया। अगर दोनों पार्टिसिपेंट मतलब सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों अनअवेयर होते हैं तो वो डबल ब्लाइंड होता है, तो ये तो आपका सिंगल ब्लाइंड में आ गया, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में हो गया।